हाँ तो बच्चों, कल तक हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल दो तरह के होते हैं, ससंजक बल और आसंजक बल। ससंजक बल जो होते हैं वो समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगते हैं और आसंजक बल जो होता है वो दो विपरीत प्रकार के अणुओं के मध्य लगते हैं। वो आसंजक और संसंजक बल किस तरह से दूरी घटने पर बढ़ते हैं और दूरी बढ़ने के साथ घटते हैं, ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। आज हम लोग ये देखेंगे कि पदार्थ की जो अवस्था होती है, ठोस, द्रव व गैस, इस पर इन बलों का क्या प्रभाव होता है और क्या ठोस, द्रव और गैस अवस्था केवल इन बलों पर निर्भर करती है। तो बच्चों, ठोस, द्रव और गैस अवस्था किसी दिए गए ताप पर या किसी भी परिस्थिति में कोई पदार्थ ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा, यह दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला है अंतर आणविक बल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और आप जानते हैं कि ठोस में अंतर आणविक मॉलिक्यूलर बल सबसे अधिक होता है, उसके बाद द्रव में होता है और सबसे कम कहाँ होता है, गैस पर। लेकिन इसके अलावा भी एक और कारक है जिस पर किसी भी पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, ये निर्भर करती हैं। उसमें से दूसरा कारक जो है वह है ताप या टेम्परेचर। जैसा कि आप जानते हैं, एक ही पदार्थ निम्न ताप पर ठोस अवस्था में होता है, उच्च ताप पर द्रव अवस्था में, और बहुत ज़्यादा ताप बढ़ा दिया जाए तो वो गैस अवस्था में होता है। इसका मतलब ताप भी भौतिक अवस्था को प्रभावित करता है। जैसे हम देख लें, बर्फ जल में बदल गया और जल जलवाष्प में बदल जाती है। अगर हम सामान्य दाब पर देखें तो ये बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्फ होता है। इससे ऊपर जैसे ही टेम्परेचर जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो जल अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में रहेगा, जल रहता है। और जैसे ही इससे ऊपर हम जाते हैं वो जलवाष्प में बदल जाता है। इसका मतलब ताप जो होता है, जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे भौतिक अवस्था क्रमशः ठोस से द्रव, द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण वास्तव में अणुओं की गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा है, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि के प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? हाफ mv² के। तो काइनेटिक ऊर्जा जैसा कि हमने देखा, यह हाफ mv² के बराबर होता है। अब बच्चों, अगर हम देखें कि किसी भी अणु का जो वेग होता है, वेग, ये सामान्यतया अगर इसको हम v से रिप्रेजेंट करें तो समानुपाती होता है √t। परम ताप के, उसके t क्या है? परम ताप है। परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो सीधे हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये समानुपाती हो जाएगी किसके? t के। इस तरह से ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? गति उत्पन्न करती है। गति उत्पन्न करती है तो अणु एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करते हैं। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये मूल रूप से आपको ये जानना चाहिए कि 3 प्रकार की गतियों में प्रयुक्त होता है किसी भी अणु में।
ये जो 3 प्रकार की गति हैं ये कौन कौन से हैं? इसमें है ये घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या है? जैसे कोई अणु है तो जो अणु होता है इसको रोटेशन एनर्जी कहते हैं या रोटेशन कहते हैं। रोटेशन और इससे रिलेटेड एनर्जी क्या कहते हैं? रोटेशनल एनर्जी। तो जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो प्रयुक्त होती है किसी भी अणु को अपने अक्ष के परितः चारों तरफ घुमाने में। तो अणु जो होते हैं ये प्रायः अपने अक्ष के परितः चारों तरफ घूमते हैं। दूसरा है कंपन या दोलन गति, जिसको हम लोग कहते हैं वाइब्रेशन या वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन क्या है बच्चों, ये आपको समझना है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये दोनों प्रायः ठोस में ही पाए जाते हैं। द्रव और गैस में कंपन या घूर्णन गति नहीं होती है। तो अब कंपन या दोलन गति क्या है? किसी ठोस में अगर हम देखें तो ठोस में मान लीजिए कि 2 अणु हैं, इनके बीच लगने वाले बल को अगर हम एक स्प्रिंग से व्यक्त करें, ये क्या है? अणुओं के बीच लगने वाला बल। तो जिस तरह से स्प्रिंग को अगर हम इधर कंप्रेस करते हैं या हम इसको बाहर खींचते हैं, दोनों अवस्था में क्या होता है? अपने पूर्व अवस्था में आने का प्रयास करता है। इस तरह से ये बाहर और भीतर लगातार गति करता है। इसी गति को हम क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं या दोलन गति कहते हैं। ये तभी संभव होता है जब अणु अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं किंतु अपने मध्यमान के बाएं व दाएं थोड़ा सा गति करते हैं। इसी को हम कंपन या दोलन गति कहते हैं। ये दोनों गति ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, यानी ठोस अवस्था में भी किसी वस्तु में ताप है। अगर ताप है तो कहाँ प्रयुक्त होगा? गतिज ऊर्जा में। अगर अणु गति नहीं कर रहे हैं तो किस तरह की गतिज ऊर्जा में? अगर भाई हम कहते हैं ताप शून्य हो गया तब तो गतिज ऊर्जा शून्य होगी। लेकिन अगर कोई 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई पदार्थ ठोस है तो क्या इस ठोस में भी गतिज ऊर्जा होती है? आपको मान लीजिए एग्जाम में पूछा गया कि क्या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी ठोस में गतिज ऊर्जा होगी जो अपनी जगह पे रखा है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होगी, क्योंकि उसमें 2 तरह की गतियां फिर भी चलती रहती हैं। कौन सी? घूर्णन गति और कंपन या दोलन गति। और इनसे संबंधित जो एनर्जी है उसमें गति के रूप में होती है। और अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है तो इसका मतलब है कि उसमें ताप है। ताप होगा तो गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी तो उसमें 2 तरह की गतियां भी पाई जाती हैं। तो इस तरह से एक ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब तीसरी जो गति है ये महत्वपूर्ण है इसलिए कि ये भौतिक अवस्था को प्रभावित करती है और इस गति को हम लोग कहते हैं स्थानांतरण गति। गति, ट्रांसलेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है ये क्या है? इसको आप जानते हैं कि जब किसी भी कण में वेग होता है तो वेग के कारण उसमें गति होती है। अब आप देखिए कि जब किसी भी पदार्थ का ताप हम बढ़ाते हैं तो पहले उसकी रोटेशनल व वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ती है, ये दोनों गतियां बढ़ती हैं। और जब ये कंपन करते करते इस स्प्रिंग को अगर हम देखें, अगर इसमें इतना ज़्यादा खिंचाव हो जाए कि ये दोनों अणु क्या हों? एक दूसरे से अलग हो जाएं, यानी ये क्या हों? टूट जाएं, तो ये अणु स्वतंत्र गति करते हैं, स्वतंत्र गति करने लगते हैं। और ये जो स्वतंत्र गति होती है, इंडिपेंडेंट मोशन जिसको हम कहते हैं, तो इंडिपेंडेंट मोशन के नाते ये कण जो होते हैं एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, फ्री मोशन करने लगते हैं, स्वतंत्र गति करने लगते हैं। किंतु अब भी अगर ताप बहुत अधिक नहीं है तो ये अपनी परिसीमा को नहीं छोड़ पाते हैं। यानी ठोस अवस्था में ये क्या होते हैं? बंधे होते हैं। ठोस में, द्रव में इनके बीच गति तो होती है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी द्रव की परिसीमा ये है
किसी द्रव को हमने किसी पात्र में रख दिया है, इस तरह से हम कर लेते हैं, और इसमें अगर ये द्रव की परिसीमा है तो द्रव इसी परिसीमा में रहता है, यानी एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र को तोड़कर बाहर नहीं जा पाता है, अर्थात यहाँ पर ये द्रव अवस्था में है। लेकिन अगर हम और ताप बढ़ाएं तब क्या होता है, उस समय द्रवों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल इतना कम हो जाता है कि दो अणु जो होते हैं ये पूर्ण स्वतंत्र गति करते हैं, पूर्ण स्वतंत्र गति करते हैं, और इन्हें जितना आयतन मिलता है पूरे प्राप्त आयतन में फैल जाते हैं, यानी अपनी किसी भी सीमा में ये बंधते नहीं हैं, और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, गैस अवस्था कहते हैं। यही कारण है कि गैस का न तो आकार स्थिर होता है और न ही आयतन स्थिर होता है। इस तरह से बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो अणुओं को जैसे जैसे हम देते जाते हैं वह ठोस से द्रव, द्रव से गैस में स्वतः परिवर्तित हो जाता है। अब ये अवस्था परिवर्तन जो है, इस अवस्था परिवर्तन पर एक महत्वपूर्ण चीज आपको और बतानी है, वह है कि किस तरह से ताप का परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन को समझने के लिए हम लोग अगर एक ग्राफ बना लें तो बहुत आसानी से इस बात को हम समझ सकते हैं। एक हम ग्राफ लेते हैं सीधा सीधा, इस ग्राफ पर एक्स अक्ष पर मैं ताप ले लेता हूं, जिसको टेम्परेचर कहते हैं, और यहाँ पर हम ऊष्मा लेते हैं, इसको हीट कहते हैं, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ताप को हम टी से। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि टी को जो होता है ये क्या है, ये केल्विन में होता है। टी टेम्परेचर हमेशा किस में होता है, केल्विन में, और टी टेम्परेचर इक्वल टू कितना होता है, 273 प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप जानते होंगे, ये यहाँ पे विषयांतरण करना उचित नहीं है, लेकिन आपको सामान्य जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि परम ताप डिग्री सेंटीग्रेड से किससे रिलेटेड होता है, 273 प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड से। अब देखिए, कोई भी पदार्थ, एक ठोस पदार्थ हम लेते हैं, उसको हम ऊष्मा देंगे तो ताप बढ़ेगा, एक सीधी सी रेखा हमें प्राप्त हुई। अब ये ताप लगातार बढ़ता जाता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब ये ताप बढ़ना बंद हो जाता है, यानी हम ऊष्मा देते जाते हैं लेकिन ताप में फिर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, और कुछ क्षण के बाद हम देखते हैं कि पूरा का पूरा ठोस जो होता है ये द्रव में बदल जाता है। लेकिन ठोस और द्रव के बीच जब तक अंतर परिवर्तन चलता है, यानी ठोस द्रव में जब तक बदलता है उस समय तक ताप में कोई वृद्धि नहीं होती। लेकिन जैसे ही ठोस अवस्था समाप्त होगी, द्रव अवस्था यानी पूरा का पूरा पदार्थ जैसे ही द्रव में बदलेगा, फिर से ताप बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये ताप बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये फिर से रुक जाएगा और द्रव का परिवर्तन किसमें होने लगेगा, गैस अवस्था में। यानी ये जो द्रव होता है ये बदल जाता है गैस अवस्था में, और जैसे ही पूरा द्रव गैस में बदलेगा फिर से एक बार ताप बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो पदार्थ के हीटिंग का या पदार्थ को गर्म करने का, ताप बढ़ाने का और ऊष्मा का जो ग्राफ है वो इस तरह से अवस्था परिवर्तन में परिवर्तित होता रहता है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो ताप ये है स्थिर हुआ, यहाँ पर एक बार स्थिर हुआ देखिए, और उसके बाद दूसरी बार ताप कहाँ यहाँ स्थिर हुआ, यहाँ पर। इसको हम लोग टी बी कहते हैं, इसको टी एफ कहते हैं। जहाँ पर टी बी क्या है, ये क्वथनांक है। क्वथनांक क्या होता है, आप जानते हैं कि क्वथनांक पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी द्रव व गैस अवस्था साम्य अवस्था में रहते हैं। और टी एफ क्या है, टी एफ गलनांक है, और गलनांक पर क्या होता है, गलनांक पर ठोस अवस्था जो होता है ये किस में बदल जाता है,
द्रव अवस्था में। अगर ग्राफ को आप उल्टा करके देखेंगे तो गैस के द्रव में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? गैस जब द्रव में बदलता है तो इसको हम संघनन कहते हैं, इसको द्रवणांक भी कहते हैं। इसीलिए इसका एक नाम क्या है क्वथनांक का? द्रवणांक। और गलनांक का एक नाम क्या है? हिमांक। क्यों? क्योंकि जब द्रव ठोस में बदलता है तो इसे हिमीकरण कहते हैं और इस तापमान को हम हिमांक भी कह सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक का मतलब मेल्टिंग पॉइंट और हिमांक का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों वैल्यू एक ही होती हैं। अब एक चीज़ आप देखिए, आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि जब हमने ताप दिया तो ऊर्जा दिया, ऊर्जा हम देते जाते हैं, ताप बढ़ाने में खर्च हुई। अब यहाँ से यहाँ तक ऊष्मा जो दी गई, ये ऊष्मा खर्च कहाँ हुई जब ताप नहीं बढ़ रहा है? तो इसी ऊष्मा को चूंकि ये दिखाई नहीं पड़ती, अवस्था परिवर्तन में ये इन बांडों को तोड़ने में, अणुओं के बीच के बांडों को तोड़ने में खर्च हो जाती है। अतः इसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा क्या है? दो तरह की है, एक यहाँ से यहाँ तक है और एक यहाँ से यहाँ तक, दोनों ही गुप्त ऊष्माएं हैं। तो गुप्त ऊष्मा हम कह सकते हैं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक है गलनांक की या फ्यूजन जिसको हम कहते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा, और दूसरा क्या है? क्वथन की गुप्त ऊष्मा। तो पहली गुप्त ऊष्मा है, इसको हम गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है QF से। अंग्रेजी में इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और दूसरा है क्वथन की गुप्त ऊष्मा। ऊष्मा जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं QB से, और इसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ बॉइलिंग या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इसको वेप लिख सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो इस तरह से दो तरह की गुप्त ऊष्माएं होती हैं जो यहाँ पर प्रयुक्त होती हैं। तो हमें ये ध्यान में हमेशा रखना है कि क्वथनांक क्या है, गलनांक क्या होता है। गलनांक और क्वथनांक पर ताप वृद्धि नहीं होती, एक नियत ताप होते हैं किसी भी दाब पर। तो अभी हम इतना ही देखते हैं, फिर इनकी कुछ और विशेषताएं हैं जिसको हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। धन्यवाद।